ऑफ यू। तो अभी तक हम लोग लास्ट लेक्चर में देखा सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन अ लिक्विड और फैक्टर, कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं जब भी हम किसी सॉलिड को लिक्विड में डिसॉल्व करते हैं। आज हम लोग देखने जा रहे हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। तो और देखेंगे साथ में कौन कौन से फैक्टर डिपेंड करते हैं और साथ ही देखेंगे हेनरी लॉ। तो बने रहिएगा वीडियो के साथ और चलिए देखते हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। तो देखिए कोई भी गैस जब लिक्विड में डिसॉल्व की जाती है तो एक होमोजेनियस सॉल्यूशन बनता है, और जब भी कोई गैस लिक्विड में डिसॉल्व होती है तो इस नेचर में सबसे ज्यादा जो यूजफुल है वो किसके लिए है, वो एक्वेटिक लाइफ के लिए है। क्योंकि पानी में रहने वाले जो जीव जंतु होते हैं वो लिक्विड में घुली हुई ऑक्सीजन से ही सांस लेते हैं। तो अगर ये प्रोसेस ना होता, लिक्विड में गैस ना घुल पाती, तब एक्वेटिक लाइफ हमारी खत्म हो जाती। इट्स अ वेरी वेरी यूजफुल। तो देखते हैं गैसेस डिसॉल्व इन लिक्विड टू फॉर्म होमोजेनियस सॉल्यूशन। The natural water contain dissolved oxygen which is vital in sustaining all aquatic life in lakes, river and sea. इन सब में ऑक्सीजन डिसॉल्व होती है जो सस्टेन करती है एक्वेटिक लाइफ को। अगला देखते हैं इसको हम लोग किस टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ पर्टिकुलर लिक्विड में बी एक्सप्रेस्ड एज वॉल्यूम ऑफ द गैस दैट can dissolve in fixed volume of the liquid to form the saturated solution at a given temperature। किसी भी फिक्स टेम्परेचर में कोई गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट कितने वॉल्यूम की गैस को डिसॉल्व कर सकता है, गैस की सॉल्युबिलिटी को इस टर्म में एक्सप्रेस करेंगे। इसको हम लोग मोलरिटी के टर्म में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं और मोल फ्रैक्शन के टर्म में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो देखते हैं अब कौन कौन से वो फैक्टर हैं जो गैस की सॉल्युबिलिटी को इफेक्ट करते हैं। तो हमारा जो पहला फैक्टर है, आप लोगों ने सॉलिड में भी देखा था, जब किसी भी सॉलिड को लिक्विड में डिसॉल्व करते थे तब भी हम देखते थे कि नेचर के ऊपर जरूर डिपेंड करती है सॉल्युबिलिटी। तो उसी प्रकार से गैस की सॉल्युबिलिटी भी डिपेंड करेगी सॉल्यूट और सॉल्वेंट के नेचर पे। यहां पर भी वही थंब रूल हमारा जो था इन्वॉल्व होगा, वही लगेगा कि लाइक डिसॉल्व लाइक, मतलब अगर कहने का हमारा जो सॉल्वेंट है वो पोलर है और हमारी गैस भी अगर पोलर है तो अच्छे से डिसॉल्व हो जाएगी, और अगर नॉन पोलर सॉल्वेंट है और नॉन पोलर गैस है तब वो अच्छे से डिसॉल्व हो जाएगी। और दूसरा इसमें देखते हैं कि अगर गैस और लिक्विड आपस में केमिकली रिएक्टिव है तब भी वो बहुत आसानी से अच्छे अमाउंट में सॉल्युबल हो जाएगी। तो देखते हैं पहला फैक्टर, द सॉल्युबिलिटी ऑफ डिफरेंट गैसेस इन द सेम सॉल्वेंट वेरीज कंसिडरेबली। जैसे हम लोग बात करें N2O2 H2, नाइट्रोजन ऑक्सीजन और H2 वाटर में स्मॉल एक्सटेंट में डिसॉल्व होती हैं। क्यों? क्योंकि जो वाटर हमारा होता है वो पोलर सॉल्वेंट होता है, लेकिन ये तीनों गैसें आपकी नॉन पोलर है, इसलिए स्मॉल क्वांटिटी में ही सिर्फ डिसॉल्व होंगी। लेकिन अगर हम लोग बात करें यहीं पे HCl और NH3 की, तो HCl और NH3 हमारा जो होगा, अगर हम लोग बात करें यहाँ पर HCl और NH3 की, तो ये ज्यादा अमाउंट में, लार्जर अमाउंट में वाटर में डिसॉल्व होगी, क्योंकि हमारा जो HCl होता है, HCl पोलर सॉल्यूट होता है, इसके ऊपर पार्शियली नेगेटिव और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, इसलिए ये क्या है, पोलर है। और वाटर हमारा कैसा है, वाटर भी कैसा है हमारा, पोलर है, पार्शियली नेगेटिव, ये पार्शियली पॉजिटिव, ये क्या होता है पार्शियली नेगेटिव। तब ये दोनों आपस में बहुत ही आसानी से घुल जाते हैं। अब इसकी एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। द मोस्ट ऑफ सॉल्युबल गैस आर दोज केमिकली रिएक्ट विद द लिक्विड सॉल्वेंट। जो गैसें केमिकली रिएक्ट करेंगी लिक्विड के साथ वो ज्यादा घुल सकती हैं, और जो केमिकल सिमिलैरिटी दिखाएंगी वो भी गैसें ज्यादा घुलेंगी। द ग्रेटर सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस इन अ सॉल्वेंट ड्यू टू देयर केमिकल सिमिलैरिटी। तो इन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। ये पहला फैक्टर आपका हुआ
जिसके ऊपर गैस की सॉल्युबिलिटी डिपेंड करती है। अब हम लोग अगला फैक्टर देखेंगे कि कौन है अगला फैक्टर, किसके ऊपर डिपेंड करेगी। तो इसको आप लोग कॉपी कर लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट देखेंगे। देखिए अगला फैक्टर हमारा जो है सेकंड, वो है टेम्परेचर। टेम्परेचर के ऊपर भी डिपेंड करेगा कि गैस किस अमाउंट में डिजॉल्व हो रही है। तो देखिएगा, when increase temperature the solubility of gas decreases। तो अगर टेम्परेचर हम लोग बढ़ाएंगे तो गैस की सॉल्युबिलिटी जो होगी वो हमेशा घटेगी। आप लोग इसको याद कर सकते हैं, लेकिन जो बच्चे कंपटीशन वाले हैं उनको ये जानना बहुत जरूरी है कि ऐसा क्यों होता है। तो आइए समझते हैं कि ऐसा क्यों होता है। देखिए, जैसे हमारे पास कोई भी सॉल्वेंट है और इसमें गैस घुली हुई है कुछ अमाउंट में, तो आप लोग खुद देखिए, अगर मैंने इसको यहां से गर्म कर दिया, जब हम लोग इसको यहाँ पे गर्म कर देंगे, हीट प्रोड्यूस कर देंगे, तो ये जो मॉलिक्यूल गैस के घुले हैं इनकी काइनेटिक एनर्जी और ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। जब इनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी तो ये मॉलिक्यूल क्या होंगे, दूर दूर भागेंगे, और दूर दूर भागेंगे और एस्केप करके बाहर निकल जाएंगे। हम लोग कब काम क्या कर रहे हैं, हम लोग तो इस लिक्विड के अंदर गैस को डिजोल्व कर रहे हैं ना, गैस के मॉलिक्यूल को पास पास लाके गैस को लिक्विफाई कर रहे हैं। लेकिन अगर एनर्जी देंगे तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, इसके मॉलिक्यूल दूर दूर होंगे और एस्केप करके बाहर निकल जाएंगे, तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। क्यों, क्योंकि हम लोग हमेशा देखते हैं जब भी हम लोग लिक्विड में गैस को डिजोल्व करेंगे तो गैस को हम लोग कंप्रेस करेंगे। जब गैस को हम लोग कंप्रेस करेंगे तो ऑलवेज क्या करेगा, ये हीट को रिलीज करेगा। जब आपस में मॉलिक्यूल पास पास आएंगे तो एनर्जी क्या होगी बेटा, रिलीज होगी। तो हम लोग इसको अगर टेम्परेचर देंगे तो क्या होगा, सॉल्युबिलिटी घटेगी। अच्छा, इस चीज को आप लोग थर्मोडायनेमिक्स से बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। तो आइए देखते हैं थर्मोडायनेमिकली इसको कैसे हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपको ये पता चल गया कि ये जो प्रोसेस है गैस को लिक्विड में डिजोल्व करने का, ये कौन सा प्रोसेस है। कभी भी गैस को लिक्विड में डिजोल्व करेंगे तो गैस को हमको कंप्रेस करना पड़ेगा। जब गैस कंप्रेस होती है तो हीट रिलीज करती है, एनर्जी रिलीज करती है। तो दिस प्रोसेस इज ऑलवेज द एक्सोथर्मिक प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस होगा, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा। अगर हम लोग किसी भी गैस को लिक्विड में डिजोल्व करते हैं तो सॉल्यूशन बनेगा और साथ में क्या होगा बेटा, हीट रिलीज होगी। तो थर्मोडायनेमिकली अगर हम लोग इसको देखें तो थर्मोडायनेमिक में चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी, आप लोग पढ़े होंगे अगर थर्मोडायनेमिक तो ये बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। जो चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी होती है अगर वो निगेटिव है तब तो आपकी जो प्रोसेस है या रिएक्शन है वो क्या होगी, स्पॉन्टेनियस होगी। क्या होगी, स्पॉन्टेनियस। अगर ये पॉजिटिव हो गई तो वो क्या हो जाएगी, नॉन स्पॉन्टेनियस, वो प्रोसेस नहीं होगा। तो अगर हमको देखना है कि टेम्परेचर बढ़ाएं कि घटाएं तो थर्मोडायनेमिक्स से देखिए कैसे देखेंगे। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें डेल्टा एच की, डेल्टा एच ऑफ सॉल्यूशन, चेंज इन एंथैल्पी। चेंज इन एंथैल्पी क्या होगी इस प्रोसेस में, देखिए अगर हम लोग गैस को लिक्विफाई करके पास पास लाते हैं तो एनर्जी क्या होती है, रिलीज होगी। तो इसके अंदर अगर पहले जब ये पूरा था इसको हम लोगों ने प्रेशर लगा के अंदर इसको डिजॉल्व नहीं किया था तो पहले एनर्जी अगर इसकी 10 जूल रही होगी, तब क्या हुआ, हमने इसको क्या कर दिया, रिमूव कंप्रेस कर दिया तो कुछ एनर्जी रिलीज होगी। मान लीजिए 5 जूल एनर्जी रिलीज हो गई। अब कितनी बची, अब सिर्फ 5 जूल बची। तो फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे, फाइनल कितनी बची, फाइनल बची हमारे पास 5 और पहले कितनी थी 10, तो क्या आएगा, निगेटिव वैल्यू आएगी कि नहीं आएगी। तो हम लोग यहां पर इसी चीज को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर हमारा इसके लिए, इस प्रोसेस के लिए किसी भी गैस को डिजॉल्व करते हैं जब लिक्विड के अंदर, इस प्रोसेस के लिए हमारा जो डेल्टा एच रहेगा वो क्या रहेगा, निगेटिव रहेगा। अब चेंज इन एंट्रोपी की बात करें, अगर चेंज इन एंट्रोपी कैसी रहेगी, अब देखिए एंट्रोपी का मतलब क्या होता है, रैंडमनेस। मतलब रैंडमनेस मतलब दूर दूर भागना।
तो देखिए पहले ये गैस के जो मॉलिक्यूल थे वो दूर दूर थे, काफी रैंडम स्टेज में थे, लेकिन जैसे ही हमने इसको लिक्विफाई किया, इसके मॉलिक्यूल पास पास आ गए, इसके अंदर डिजॉल्व हुआ, तो क्या हुआ, इसकी रैंडमनेस भी क्या हो गई, कम हो गई। पहले रैंडमनेस ज्यादा थी, अब रैंडमनेस क्या हो गई, कम हो गई। तो चेंज इन एंट्रोपी निकालेंगे, फाइनल एंट्रोपी माइनस इनिशियल एंट्रोपी, तो फाइनल वाली क्या हो गई, कम हो गई, मॉलिक्यूल पास पास आ गए, और इनिशियल वाली क्या थी, ज्यादा थी। तो चेंज इन एंट्रोपी भी हमारी क्या आएगी, निगेटिव आएगी। और थर्मोडायनेमिक के फर्स्ट क्लास से क्या होता है, या हमारे पास जो फॉर्मूला है यूजफुल एनर्जी का, उसका डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, ये फॉर्मूला होता है। तो अगर देखिए अब यहां पे हमारा डेल्टा एच की वैल्यू क्या है, निगेटिव है, और एंट्रोपी की वैल्यू भी क्या है हमारी, निगेटिव है। तो ये निगेटिव और ऑलरेडी यहां पे निगेटिव 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 मिलके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो अगर यहां पे निगेटिव वैल्यू मान लीजिए कम हो गई, इसके कंपेयर में निगेटिव वैल्यू क्या है, कम है, लेकिन ये पॉजिटिव वैल्यू ज्यादा है, तो आंसर आपका क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। लेकिन अगर यहाँ पे ये निगेटिव वैल्यू ज्यादा हो गई और पॉजिटिव वैल्यू हमारी क्या हो गई, कम हो गई, तब आंसर हमारा क्या आएगा, निगेटिव आएगा। तो हम लोग इस वैल्यू को, पॉजिटिव वैल्यू को कब कम कर सकते हैं, तो जैसे जैसे हम लोग टेम्परेचर को कम करते जाएंगे, टेम्परेचर जितना कम होता जाएगा, ये वाली वैल्यू, पॉजिटिव वाली वैल्यू क्या होगी, उतनी ही कम होती जाएगी ना। और जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो वैल्यू हमारी क्या आएगी, निगेटिव आएगी ना। तो डेल्टा जी क्या आएगा, फिर निगेटिव आएगा, और डेल्टा जी निगेटिव आएगा तभी ये रिएक्शन क्या होगी, स्पॉन्टेनियस होगी। तो इस केस में हम लोग देख सकते हैं कि ऑलवेज हमारा डेल्टा जी ऑलवेज क्या होगा, हमारा जो टेम्परेचर होगा, टेम्परेचर लो होगा।